सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम संस्कृत में किस प्रकार नाटक का शिक्षण करवाया जाता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें हम नाटक को पढ़ाने की क्या उपयोगिता है, क्यों संस्कृत में विद्यार्थियों को नाटक पढ़ाया जाए और उसके अतिरिक्त उसको पढ़ाने के क्या तरीके क्या प्रकार हो सकते हैं, किन विधियों से नाटक का शिक्षण करवाया जा सकता है, उन सभी विषयों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम संस्कृत शिक्षण से संबंधित बहुत सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें भाषा कौशल है, व्याकरण का शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है। तो उनकी विधियों के विषय में, उनके प्रकारों के विषय में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से या संस्कृत शिक्षण नामक प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नाटक का शिक्षण क्यों करवाया जाए, नाटक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्यों नाटकों को पढ़ाया जाए। तो इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वप्रमुख उद्देश्य है, वो है संस्कार शिक्षणम, संस्कार की शिक्षा देना, संस्कृति का ज्ञान करवाना, छात्रों को पढ़ाई के माध्यम से संस्कारों का ज्ञान देना, किस प्रकार से बातों ही बातों में उनको ये बताया जाए कि क्या व्यवहार जीवन में उचित होता है, क्या अनुचित होता है। तो ये नाटक का एक मुख्य उद्देश्य है। तो संस्कार शिक्षणम पद को आप ध्यान रखिए। अगर आपसे नाटक शिक्षण का उद्देश्य एक शब्द में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे संस्कार शिक्षणम। उसी के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं जिसके लिए नाटक को पढ़ाया जाता है। तो वो क्या क्या है? पहला है, नाटक के पात्रों के माध्यम से संस्कार शिक्षण और संस्कृति का शिक्षण विद्यार्थियों को करवाया जाता है। क्योंकि नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, कोई कथानक होता है, उसमें कुछ अच्छे पात्र होते हैं, कुछ बुरे पात्र होते हैं, अलग अलग तरीके के उनके व्यवहार होते हैं। तो पूरी इस प्रक्रिया में कुछ संस्कृति की झलक होती है, एक समाज की झलक होती है। क्योंकि जो साहित्य रचा जाता है वो समाज का ही प्रतिबिंब होता है। उसमें जिस काल में, जिस परिस्थिति में, जिस सोच के साथ कवि ने उस काव्य की रचना की है, चाहे वो श्रव्य काव्य हो या दृश्य काव्य हो, चाहे वो नाटक हो या महाकाव्य हो, कोई भी काव्य हो, तो जिस समाज में, जिस परिस्थिति में काव्य रचा जाता है उसकी झलक उस साहित्य में अवश्य ही होती है। तो नाटक के पात्रों के माध्यम से संस्कार और संस्कृति का शिक्षण विद्यार्थियों को करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों के मनोरंजन के लिए भी नाटक पढ़ाए जाते हैं कि मनोरंजन में ही कुछ ऐसी बातें छात्र ग्रहण कर लें जिन्हें अगर सामान्य तरीके से उन्हें बताया जाए तो वो उनको बोझिल लगेंगी या कठिन लगेंगी या वो उन्हें उपयुक्त नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उन्हीं बातों को नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, बताया जाए, मनोरंजनात्मक तरीके से बताया जाए तो वो ज़्यादा असरकारक होती हैं। तो छात्रों का मनोरंजन करना भी नाटक शिक्षण का एक उद्देश्य है। तीसरा है, अभिनय कला की क्षमता का विकास करना। नाटक अभिनय के द्वारा भी पढ़ाए जाते हैं, अभिनय विधि भी होती है नाटक को पढ़ाने की, और वस्तुतः नाटक की रचना मंचन की दृष्टि से ही की जाती है। तो नाटक के द्वारा विद्यार्थियों में अभिनय कला की क्षमता का विकास होता है। इसके अतिरिक्त आरोह अवरोह पूर्वक वार्तालाप की क्षमता का विकास करना भी नाटक का एक उद्देश्य है। क्योंकि नाटक में भावों के साथ, आरोह अवरोह के साथ, अगर कहीं गुस्से में बोल रहा है तो जोर से बोलना है, प्यार से बोल रहा है तो धीरे से बोलेंगे। तो इस प्रकार से आरोह अवरोह पूर्वक वार्तालाप की क्षमता का विकास करना भी एक इसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त कल्पना शक्ति का, चिंतन शक्ति का, विवेचन शक्ति का और निरीक्षण शक्ति का विकास करना भी नाटक का एक उद्देश्य होता है, नाटक शिक्षण का एक उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त नाटकों के द्वारा मानव स्वभाव का और मानव चरित्र का परिचय प्रदान भी किया जाता है। क्योंकि एक नाटक में सब तरीके के पात्र होते हैं तो उसमें पूरा एक चरित्र व्यक्ति का सामने आता है। तो मानव चरित्र का परिचय करवाना भी नाटक शिक्षण का एक उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त उचित और अनुचित में विभेदीकरण की क्षमता का विकास करना। नाटक में पात्रों के
कोई उचित होता है, कोई अनुचित होता है, कोई उचित व्यवहार करता है, कोई अनुचित व्यवहार करता है। तो उस पूरे नाटक के द्वारा छात्र जो है वो उचित और अनुचित में विभेद कर पाए, उनमें अंतर कर पाए और समझ पाए कि क्या उचित होता है, क्या अनुचित होता है। इस प्रकार की क्षमता का विकास करना भी नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए, भरत मुनि नाट्य के संबंध में सर्वप्रथम मुनि माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। तो उन्होंने नाटक के कुछ उद्देश्य बताए हैं। 3 उद्देश्य वो बताते हैं। हितोपदेश जननम, की नाटक की रचना व्यक्ति और समाज के उपदेश के लिए, उसके हित के लिए, कल्याण के लिए की जाती है, कि उसके हितकारी जो उपदेश हैं वो नाटक से प्राप्त होते हैं। दूसरा है विश्रांति जननम। विश्रांति का तात्पर्य है शांति प्रदान करना, व्यक्ति और समाज के लिए शांति प्रदान करने का कार्य भी नाटक करते हैं। और तीसरा है विनोद जननम, मनोरंजन के लिए नाटकों की रचना की जाती है। तो ये 3 उद्देश्य भरत मुनि ने नाटकों के बताए हैं। अब नाटकों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, क्या नाटक शिक्षण की विधियां हो सकती हैं? नाटक शिक्षण की मुख्यतः 5 विधियां हैं। आदर्श नाट्य विधि, कक्षाभिनय विधि, रंगमंचाभिनय विधि, व्याख्या विधि और समवाय विधि। अब ये विधियां क्या क्या हैं, किस प्रकार से इनमें नाटकों का शिक्षण करवाया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं आदर्श नाट्य विधि की। आदर्श नाट्य विधि में जो शिक्षक है वो स्वयं ही सारे पात्रों का अभिनय कक्षा के अंदर करता है। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, आदर्श नाट्य। आदर्श के रूप में इसमें नाट्य प्रस्तुत किया जाता है, नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थियों का आदर्श है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। किसी भी कक्षा में आदर्श के रूप में शिक्षक होता है। तो शिक्षक स्वयं ही नाटक के सारे पात्रों का अभिनय करता है। जैसे अगर वो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहा है, उसका कोई अंक पढ़ा रहा है, तो वो स्वयं ही शकुंतला बन जाता है, स्वयं ही दुष्यंत बन जाता है, स्वयं ही विदूषक बन जाता है या तपस्वी बन जाता है। तो शिक्षक अकेला ही सारे पात्रों का अभिनय इसमें करता है और पात्रों के अनुकूल और भावानुसार आरोह अवरोह के साथ संवाद बोलता है और अभिनय करता है। ये जो विधि है आदर्श नाट्य विधि, ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षक ही सारा कार्य करता है। छात्र बस बैठकर शिक्षक को देखते हैं। तो इस विधि से रुचि तो छात्रों में विकसित हो जाती है, लेकिन इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, वो बस केवल शिक्षक को देखते हैं। तो ये विधि प्राथमिक स्तर पर अपनाई जा सकती है, क्योंकि ना तो इसमें नाट्य के किन्हीं तत्वों का परिचय करवाया जाता है, न व्याकरणात्मक तत्वों का परिचय करवाया जाता है। लेकिन नाटकों में रुचि बालक ले, संस्कृत साहित्य में रुचि बालक ले, तो उसके लिए ये विधि ठीक है। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि है। अब इसकी त्रुटियां क्या क्या है? सर्वप्रथम त्रुटि इसकी यही है कि इसमें जो विद्यार्थी है वो निष्क्रिय होता है, बस वो केवल बैठकर शिक्षक को देखते रहते हैं। और ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र सक्रिय नहीं होते। इसमें छात्रों को नाटकीय तत्वों का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो पाता कि किस किस प्रकार के नाटकीय तत्वों का प्रयोग इसमें किया गया है, शैली का क्या प्रयोग है। केवल मनोरंजन इससे अच्छा होता है, लेकिन इसमें नाटकीय तत्वों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त इसमें नाटक के व्याकरणात्मक तत्वों का ज्ञान भी विद्यार्थी को प्राप्त नहीं होता। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। दूसरी विधि है कक्षाभिनय विधि। कक्षाभिनय विधि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कक्षा में अभिनय का आश्रय लेकर नाटक को पढ़ाया जाता है। इसमें जो शिक्षक होता है वो छात्रों को एक एक पात्र की भूमिका दे देता है। जैसे कक्षा में कई बार इसी तरह से हमको भी पठन करवाया जाता था, आपको भी करवाया गया होगा कभी, कि अध्यापक खड़ा कर देता है 2, 4, 5 विद्यार्थियों को और सबको एक एक पात्र की भूमिका दे देता है कि आप शकुंतला हैं, आपको शकुंतला के संवाद पढ़ने हैं, आपको दुष्यंत के संवाद पढ़ने हैं। तो प्रत्येक छात्र को एक एक पात्र की भूमिका दे दी जाती है और फिर सभी छात्र मिलकर कक्षा में ही प्रसंग के अनुसार जब जब उनका नंबर आता है तब तब वो उसका वाचिक अभिनय वहां पर करते हैं, अर्थात केवल बोल बोल कर वो अभिनय करते हैं। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं क्योंकि वो उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है।
इसमें छात्रों की नाटक में रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि जब वो स्वयं भाग लेते हैं, पात्र के रूप में स्वयं को देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि नाटक के प्रति उत्पन्न होती है। इससे छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है, वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अभिनय में वो वार्तालाप की कला सीखते हैं। एक पात्र को जब वो ग्रहण करके उसका अभिनय करते हैं तो उनके व्यक्तित्व का विकास इसमें होता है, उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है। तो ये विधि अच्छी विधि है। इस प्रकार से पठन शिक्षण करवाया जा सकता है। तीसरी विधि है व्याख्या विधि। इसमें किसी भी प्रकार का अभिनय नहीं कराया जाता, इसमें केवल जो शिक्षक है वो उस नाटक की व्याख्या कर देता है, मतलब गद्य पद्य की तरह उसके जो तत्व हैं उनकी व्याख्या कर देता है और उसके सारांश को स्पष्ट कर देता है, उसके भावार्थ को स्पष्ट कर देता है। इसमें शिक्षक नाटक के कथानक की, उसके पात्रों, कथनोपकथनों, चरित्र, व्याकरण इत्यादि भाषाई तत्वों का और रीति, गुण, शैली आदि तत्वों की व्याख्या कर देता है कि इस नाटक में ये पात्र हैं, इस प्रकार के कथन इसमें प्रयुक्त हुए हैं, इस प्रकार की भाषा शैली प्रयुक्त की गई है, इस रीति का प्रयोग कवि ने किया है, ये गुण की प्रधानता है, इसमें प्रसाद गुण है, इसमें माधुर्य गुण है। तो इन सारे तत्वों की व्याख्या शिक्षक करता है। इस विधि से नाटक का सारांश सुस्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक इसमें नाटक के गुण दोषों की भी आलोचना करता है कि ये इसका गुण है, इस प्रकार से देखिए इतनी अच्छी शैली का प्रयोग कवि ने किया है। उसके दोषों की चर्चा भी करता है कि यहाँ पर अधिक वर्णन करने से ये बोझिल हो गया है, अलंकारों का अधिक प्रयोग है। तो शिक्षक उसका सभी प्रकार से उसकी एक तरह से समीक्षा प्रस्तुत करके और उसकी व्याख्या करता है। लेकिन इसमें नाटक को नाटक की तरह नहीं पढ़ाया जाता, इसमें गद्य पद्य की तरह नाटक का शिक्षण करवाया जाता है। तो ये जो विधि है ये उच्च स्तर के लिए तो उपयुक्त विधि है, उच्च स्तर पर इस प्रकार से अध्ययन करवाया जा सकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर नाटक का शिक्षण व्याख्या विधि से उपयुक्त नहीं माना जाता। इसकी कुछ त्रुटियां भी हैं। क्या त्रुटि है? एक तो इसमें व्याख्या पर जोर दिया जाता है और इस कारण इसमें नाटक के प्रवाह में कमी आ जाती है, क्योंकि नाटक का जो मूल तत्व है उसकी अभिनयता वो इसमें कहीं नहीं होती, तो नाटक के प्रवाह में इसमें कमी आती है। क्योंकि स्थान स्थान पर वो शिक्षक के द्वारा जब व्याख्या की जाती है तो प्रवाह भी नाटक का टूट जाता है। दूसरा, इसमें नीरस शिक्षण होता है, क्योंकि इसमें अभिनय नहीं है, इसमें आरोह अवरोह पूर्वक वार्तालाप नहीं है, केवल व्याख्या है। तो ये नीरस शिक्षण इसके अंतर्गत होता है। इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं और इसी कारण ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है। अगली चौथी नाटक शिक्षण की विधि है रंगमंचाभिनय विधि। इस विधि में भी अभिनय का सहारा लेकर नाटक का शिक्षण करवाया जाता है। लेकिन इसमें और कक्षाभिनय में अंतर ये है कि कक्षाभिनय में तो बस छात्र खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर या बैठकर जैसे भी, और केवल वाचिक अभिनय करते हैं। लेकिन रंगमंचाभिनय विधि में एक नाटक का संपूर्ण मंचन नाटक रंगमंच पर करवाया जाता है। इसको प्रयोग विधि भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल व्यवहारिक रूप से नाटक का इसमें शिक्षण होता है। एक एक पात्र, एक एक छात्र जो है वो पात्र का रूप लेता है, उसके जैसा वेशभूषा धारण करता है, उसके जैसा वार्तालाप करता है। आंगिक, वाचिक, कायिक सभी प्रकार के अभिनय इसमें रंगमंच पर होते हैं। इस विधि से छात्रों में संस्कार शिक्षण होता है, जो कि नाटक का मुख्य उद्देश्य है। और इस विधि से छात्रों में तर्क शक्ति की और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी होता है। इस विधि का दूसरा नाम प्रयोग विधि है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। ये जो रंगमंचाभिनय विधि है ये नाटक के उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि है। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षण करवाना। तो रंगमंचाभिनय विधि से संस्कार शिक्षण सर्वश्रेष्ठ रूप से होता है और इसी दृष्टि से नाटक के उद्देश्य जो है, नाटक शिक्षण का उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसे आप ध्यान रखिए। अब इसकी त्रुटियों के विषय में बात करते हैं कि इसकी कमियां क्या हैं। तो पहली तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये अत्यधिक व्ययकारी विधि है। इसमें वेशभूषा पर और बहुत सारे सेटअप करने होते हैं किसी नाटक को करने के लिए, तो बहुत सारा धन इसमें व्यय होता है, तो ये व्ययकारी विधि है।
दूसरा, इसमें समय भी अधिक लगता है। एक संपूर्ण नाटक का मंचन करने में, वेशभूषा धारण करने में, पात्र आते हैं जाते हैं, अलग अलग अंकों का मंचन होता है, तो समय की भी बहुत अधिकता इसमें लगती है। और तीसरा, हर नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के साधनों का अभाव विद्यालयों में होता है। अमूमन विद्यालयों में इतने साधन नहीं होते कि प्रत्येक प्रकार के नाटक का मंचन रंगमंच पर करवाया जाए। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी कुछ त्रुटियां हैं। अब चलते हैं अंतिम विधि की तरफ। तो नाटक शिक्षण की अंतिम विधि है समवाय विधि। समवाय का जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस विधि में उपर्युक्त जितनी भी विधियां हैं, व्याख्या विधि, कक्षाभिनय विधि, रंगमंचाभिनय विधि, आदर्श नाट्य विधि, इन सभी विधियों का सम्मिश्रण करके नाटक शिक्षण करवाया जाता है। प्रत्येक विधि से कुछ कुछ तत्वों को ले लिया जाता है और उनको मिश्रण के रूप में नाटक शिक्षण इसमें करवाया जाता है। तो नाटक शिक्षण की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसे आप याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए नाटक शिक्षण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी समवाय विधि। और अगर पूछा जाए कि नाटकों के उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी रंगमंचाभिनय विधि। इसमें देखिए, जैसे विद्यालयों में 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, या प्रार्थना सभा में, प्रार्थना स्थल पर, और या फिर कोई भी अन्य उत्सव जब विद्यालयों में मनाया जाता है, जैसे विवेकानंद जयंती मनाई गई, गांधी जयंती मनाई गई, तो वहां पर जो नाट्य आदि होते हैं, नाट्य आदि का मंचन करवाया जाता है, वो इस समवाय विधि का ही एक रूप होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से ये 5 ही महत्वपूर्ण नाटक शिक्षण की विधियां हैं। इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और इनको याद करिए। इनमें रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको सामान्य रूप से याद हो जाएंगी। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर एक बार में आपको ये याद नहीं होती हैं तो 2 बार आप वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए। लेकिन शिक्षण विधियों में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देकर और कंसंट्रेट होके इनको पढ़ने की आवश्यकता है। तो नाटक शिक्षण से संबंधित, नाटक शिक्षण की विधियों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, उन सभी को इस वीडियो में हमने देख लिया है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे अवश्य लाइक करके जाएं, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।